गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में ही एक नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एंडोस्पर्म एंड देयर डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म एंड देयर डेवलपमेंट, भ्रूण कोश तथा इसका विकास। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये लेसन 2 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको भी वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एंडोस्पर्म एंड देयर डेवलपमेंट। ठीक, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भ्रूण कोश अर्थात एंडोस्पर्म क्या होता है। भ्रूण कोश अर्थात एंडोस्पर्म क्या होता है ये आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं, जब मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात दोहरा निषेचन बताया था। तो मैंने बताया था कि जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश में जो दो नलिकाक होते हैं, एक नलिकाक मादा युग्मक से क्रिया करके क्या बना देता है, जाइगोट का निर्माण कर लेता है, और दूसरा नलिकाक द्वितीयक केंद्रक के साथ क्रिया करके भ्रूण कोश का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोश का निर्माण करता है, और ये त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये हो गया भ्रूण कोश। ठीक, भ्रूण कोश आप जान चुके होंगे। अब इसका निर्माण कैसे हो गया मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक, इसका काम क्या है? तो ये भ्रूण कोश जो होता है बीजों के अंदर संग्रहित भोजन का कार्य करता है। बीजों के अंदर संग्रहित भोजन का कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जब किसी बीज को जमीन में डाला जाता है और वो अंकुरित होता है, ठीक, अब उसको भोजन तो चाहिए कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो जमीन में बोया जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, उसकी सुसुप्ता अवस्था समाप्त हो जाती है। तब क्या होता है कि जब वो एक्टिव हो जाता है तो उसे भोजन चाहिए होता है। तब तक जब तक वो अंकुरित नहीं होता तब तक वो भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तब तक वो भोजन अपना भ्रूण कोश एंडोस्पर्म से ही प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो एंडोस्पर्म होता है वो बीजों के अंदर संग्रहित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। तो आप दो चीजें जानिए इसमें कि भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है। हमने डबल फर्टिलाइजेशन बताया था, दोहरे निषेचन बता दिया और अभी भी बता दिया। ठीक, फिर उसके बाद इसका कार्य क्या होता है मैंने बता दिया कि ये बीजों के अंदर संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है। तो ये हो गया एंडोस्पर्म। ठीक, अब जो एंडोस्पर्म होता है उसके प्रकार क्या है? तो एंडोस्पर्म जो होता है अर्थात भ्रूण कोश जो होता है, तो भ्रूण कोश के विकास के आधार पर, किसके आधार पर? भ्रूण कोश के विकास के आधार पर, जैसे उसका विकास डेवलपमेंट होता है उसके आधार पर जो मेन होते हैं भ्रूण कोश वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। मेन तो 3 होते हैं, और भी जो विशेष प्रकार के होते हैं वो मैंने उधर लिखी है, उसको बाद में बताएंगे। पहले आइए देखते हैं। तो भ्रूण कोश के विकास के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रकीय भ्रूण कोश, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और कोशिकीय भ्रूण कोश, सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड तीसरा है माध्यमिक भ्रूण कोश, हैलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब देखते हैं केंद्रकीय भ्रूण कोश क्या होता है। जैसा वो खुद कह रहा है, केंद्रकीय भ्रूण कोश न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक, न्यूक्लियर केंद्रकीय भ्रूण कोश क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो एम्ब्रियो शेप होता है, ठीक, एम्ब्रियो शेप अर्थात भ्रूण कोश, ठीक, भ्रूण कोश होता है उसमें केंद्रक, केंद्रकीय है तो केंद्रक का ही काम होगा। जो केंद्रक होगा वो केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है। केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है और बहुत ढेर सारे केंद्रकों का निर्माण करता है। देखिए इसमें बहुत से केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ढेर सारे केंद्रकों का निर्माण करता है। और यह केंद्रक, जिन केंद्रकों का निर्माण होता है, यह केंद्रक एम्ब्रियो सेक की परिधि पर इकट्ठा हो जाते हैं। परिधि मतलब इसके चारों, एम्ब्रियो सेक के चारों। तो जो केंद्रक होते हैं वो एम्ब्रियो सेक की परिधि के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं
इससे क्या होता है, इसके मध्य में एक रिक्तिका बन जाती है, वैक्यूल बन जाती है। इस प्रकार से इसमें जो है केंद्रक का विभाजन चलता रहता है। कुछ समय के पश्चात जो रिक्तिका है वो रिक्तिका केंद्रक और कोशाद्रव्य के द्वारा कंप्लीटली खत्म हो जाती है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के भ्रूणकोश को केंद्रकीय भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक, समझ में आया होगा कि एक एम्ब्रियो शेक है, एम्ब्रियो शेक के अंदर केंद्रक समसूत्री विभाजन करेंगे, बहुत ढेर सारे केंद्रक बनाएंगे और केंद्रक परिधि पर इकट्ठा हो जाएंगे, बीच में बन जाएगी रिक्तिका। वो रिक्तिका कुछ समय के पश्चात केंद्रकों के ज्यादा बनने की वजह से और कोशाद्रव्य की वजह से कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से जो केंद्र का निर्माण हो जाएगा उसे कहेंगे केंद्रकीय भ्रूणकोश। ठीक, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और इसका उदाहरण है कैप्सुला और नारिया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब आपसे प्रश्न हो सकता है केंद्रकीय भ्रूणकोश ना पूछे, आपसे पूछ दे कि नारियल में पाए जाने वाले भ्रूणकोश का वर्णन करिए, तो हमें पता चल जाएगा कि नारियल में केंद्रकीय भ्रूणकोश पाया जाता है, अर्थात केंद्रकीय भ्रूणकोश का ये वर्णन करना है। ठीक, तो आप इसको समझिए। फिर अगला आता है कोशिकीय भ्रूणकोश। अब देखिए ये खुद कह रहा है कि कैसा भ्रूणकोश है, कोशिकीय भ्रूणकोश। अब सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है कि इसमें जो एम्ब्रियो शेक है, भ्रूणकोश है, देखिए भ्रूणकोश और भ्रूणकोश दोनों अंतर है। ठीक, भ्रूणकोश जो भ्रूण का पोषण करे अर्थात एंडोस्पर्म, और ये क्या है, एम्ब्रियो शेक। ठीक, दोनों में काफी अंतर है। तो एम्ब्रियो शेक में होता क्या है, भ्रूणकोश में क्या होता है, जो केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन करते हैं। इसमें भी केंद्रक समसूत्री विभाजन करेंगे, जो केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन करेगा और केंद्रक जब समसूत्री विभाजन करता है तब अपने चारों ओर कोशिका भित्ति देख रहे हैं, ये देखिए, तो अपने चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेगा। काहे का निर्माण कर लेगा, कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल का निर्माण कर लेगा। और जब सेल वॉल का निर्माण कर लेगा तो इस प्रकार से जो भ्रूणकोश बनेगा उसे कहेंगे कोशिकीय भ्रूणकोश। ठीक, कोशिकीय सेलुलर एंडोस्पर्म कहेंगे। और इसका उदाहरण है जितना भी गैमोपिटैली वर्ग है, गैमोपिटैली वर्ग है जितना, उसमें इस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है और उसका उदाहरण है विल्लार्सिया। ओके, विल्लार्सिया क्या उदाहरण, विल्लार्सिया। ठीक, तो ये हो गया दूसरा। अब आता है तीसरा। ठीक, तीसरा क्या है, माध्यमिक भ्रूणकोश। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आप अपना नोट्स बुक अपना किताब उठा के देखिए, इसमें कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आंसर अगर उठा के देखेंगे तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट आपको हर सेट में मिलने की संभावना है। ठीक, तो ये माध्यमिक भ्रूणकोश है। तीसरा कौन सा, माध्यमिक। वो खुद कह रहा है माध्यमिक। माध्यमिक बोले तो माध्यमिक मतलब होता है किसी के मध्य का, किसी के मध्य का। तो ये किसी के मध्य का मतलब किसका मध्य का होगा, तो ये केंद्रकीय भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश, केंद्रकीय भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश के मध्य की अवस्था होती है। किसकी अवस्था, केंद्रकीय भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश के मध्य की अवस्था होती है, इसीलिए इसको माध्यमिक भ्रूणकोश कहते हैं। अब होता क्या है इसमें, देखिए मैंने इसमें 3 फिगर बना दिए हैं। अब होता क्या है इसमें आगे देखते हैं। इसमें जो एम्ब्रियो सेक है अर्थात जो भ्रूणकोश है, ठीक, भ्रूणकोश में केंद्रक क्या करता है, समसूत्री विभाजन करके 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है। ठीक, दिखाई दे रहा है, 2 केंद्रकों में बढ़ गया। अब केंद्रक बढ़ गया तो इसके मध्य में एक कोशिका भित्ति बन जाती है। ठीक, इसके मध्य में एक कोशिका भित्ति बन जाती है और कोशिका भित्ति बनने के बाद जो केंद्रक है वो कोशिका भित्ति के आधे केंद्रक कोशिका भित्ति के इधर बनते रहते हैं और आधे केंद्रक कोशिका भित्ति के उधर बनते रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो भ्रूणकोश तैयार होता है उसको कहते हैं माध्यमिक भ्रूणकोश। ठीक, तो कहते हैं माध्यमिक भ्रूणकोश। और जितना तुम्हारा हैलोपी वर्ग है, जितना तुम्हारा हैलोपी वर्ग है उस हैलोपी वर्ग में माध्यमिक भ्रूणकोश ही पाया जाता है। और इसका उदाहरण है एरीमूरस। क्या उदाहरण है इसका, एरीमूरस। तो ये जो आपके हैं, ये आपके जितने भी ये हैं कि लोग
ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट पूछने का भी चांसेस बनता है कि चर्बिताब कैसा, क्या है चर्बिताब, हिंदी में क्या कहते हैं चर्बिताब, या रूमिनेट भ्रूणकोश, इंग्लिश में से बोलते हैं रूमिनेट, रूमिनेट एंडोस्पर्म। ठीक, अब ये होता क्या है, तो मैंने एक शब्द लिख दिया है कि जो चर्बिताब भ्रूणकोश होता है, जो चर्बिताब भ्रूणकोश होता है, वो चर्बिताब भ्रूणकोश अर्थात रूमिनेट भ्रूणकोश की ऊपरी सतह कैसी होती है, ऊपरी सतह जो होती है वो अनियमित होती है। कैसी होती है, जो ऊपरी सतह होती है वो अनियमित होती है। जैसे इसका उदाहरण है क्या, सुपारी। ठीक, सुपारी होती है वो इसका उदाहरण है। अब इसमें होता क्या है, सुपारी में, सुपारी में जो अंतःबीजावरण है, क्या है अंतःबीजावरण, सुपारी में जो अंतःबीजावरण होता है वो गहरे रंग का होता है। आपने देखा होगा सुपारी, तो उसमें जो अंतःबीजावरण होता है वो गहरे रंग का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना भी है हमको। तो जो सुपारी में जो अंतःबीजावरण होता है वो गहरे रंग का होता है। वो गहरे रंग का बीजावरण हल्के रंग के भ्रूणकोश में दबा रहता है। ठीक, जो गहरे रंग का बीजावरण है वो हल्के रंग के भ्रूणकोश में अंदर धसा रहता है। इस प्रकार के भ्रूणकोश को चर्बिताब भ्रूणकोश कहते हैं। कौन किसके अंदर, गहरे रंग का बीजावरण, क्या चीज, गहरे रंग का बीजावरण किसके अंदर धसा रहता है, तो हल्के रंग के भ्रूणकोश के अंदर धसा रहता है। तो इस प्रकार के भ्रूणकोश को चर्बिताब भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक, और जो अगला आता है मोज़ेक भ्रूणकोश, मोज़ेक भ्रूणकोश। तो जो मोज़ेक भ्रूणकोश होता है उसमें क्या होता है कि भ्रूणकोश जो होता है, भ्रूणकोश के ऊतक में समानता ना हो, जो भ्रूणकोश का ऊतक होता है वो समान नहीं होता है। क्या होता है, भ्रूणकोश के ऊतक में समानता नहीं होती है। ठीक, भ्रूणकोश के ऊतक में समानता नहीं होती है। और जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश में अलग अलग रंगों के दो अनियमित भाग दिखाई देते हैं। जो मोज़ेक होता है, जैसे आप मोज़ेक करते हैं, टाइल लगे होते हैं, काला टाइल, एक सफेद टाइल, ठीक, फिर एक काला, फिर एक सफेद, काला सफेद। तो इस प्रकार से जो क्या टाइल्स जो मोज़ेक होते हैं, क्या उसमें टाइल एक ही रंग के लगे होते हैं, नहीं, एक काला होता है, एक सफेद होता है। आपने देखे होंगे कहीं जगह तो देखे होंगे। तो उसी प्रकार से मोज़ेक भ्रूणकोश क्या होता है कि दो अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक, और दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के जो भ्रूणकोश होता है उसको कहते हैं मोज़ेक भ्रूणकोश। इंपॉर्टेंट है, इसका उदाहरण होता है जैसे मक्का। ठीक, मक्का में जो पाया जाता है वो मोज़ेक भ्रूणकोश ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भ्रूणकोश होता है, इसका भ्रूणकोश का इसका विकास जो होता है वो समाप्त होता है। बाकी आप इसको इन चित्रों के माध्यम से समझेंगे, फिगर बनाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप इसको लिख के अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।